तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस टाइप से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिनके अंदर हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन कराया, डिफरेंट कंपाउंड्स का उनके ऊपर अटैक कराया। हमने साथ में ये भी देखा कि अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स किस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप्स के ऊपर अटैक करते हैं और अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बनाते हैं। उसमें हमने लास्ट 2 केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन किया था, जिसमें से एक रिएक्शन थी शिफ बेस की, जिसमें शिफ बेस बन रहा था, और एक हमारी बनी थी 2,4-DNP की, जिसके अंदर 2,4-DNP रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा था। दोनों ही रिएक्शंस फॉर द केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन यूज़ की जाती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नाउ इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले रिएक्शन यहाँ कंसिडर करते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स। हमने क्या करना है, एल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन करके क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो बस यहाँ पर जो सारा खेल है वो इन कैटलिस्ट का है, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले कैटलिस्ट का। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम की हेल्प से, तो वहाँ पर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो एक हाइड्रोजन सीधा सीधा इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन सीधा सीधा इस ऑक्सीजन पे, तो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, RCH2OH कहलाएगा। क्योंकि कार्बन पर एक H आ गया तो CH2 बन जाएगा, ऑक्सीजन पर H आ गया तो ये OH बन जाएगा। तो एल्डिहाइड हमें क्या देने वाला है, अल्कोहल देने वाला है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव अल्कोहल ही मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड हाइड्रोजन। जब मैं कीटोन का रिडक्शन कराता हूँ सोडियम मेटाबोरेट से NaBH4, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करता है हमेशा। NaBH4 का काम होता है हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना इन दी केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा। यानी आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हुए चलेंगे, RC⋯OR। इसके ऊपर जैसे आप NaBH4 डालते हैं, तुरंत एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटते ही कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन और कार्बन पे भी हाइड्रोजन। तो बनने वाला जो अल्कोहल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। सेकेंडरी क्यों कहलाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है। इसका मतलब एल्डिहाइड जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो हमें 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं या 3 डिग्री अल्कोहल भी दे सकते हैं, अगर हम रेस्पेक्टिवली ग्रेटर कीटोन लेते हैं। नेक्स्ट वन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन भी करके दे सकते हैं। इसके अंदर जो पहली रिएक्शन है उसको हम नाम देते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन का। क्लेमेंसन रिडक्शन शॉर्ट नोट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, और बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक कैटलिस्ट का पेयर यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। अमलगम नाम है मरकरी का यहाँ पर, और जिस मेटल को आप इसके साथ यूज़ करते हैं उसी का वो पेयर बन जाता है। अगर आप सोडियम यूज़ करते हैं तो सोडियम अमलगम, कॉपर यूज़ करते तो कॉपर अमलगम, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन अंडरगो जिंक अमलगम, ये केवल जिंक अमलगम के साथ जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आपको HCl के मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जिंक अमलगम से रिएक्शन करा देनी है, यानी कि जिंक अमलगम एज अ कैटलिस्ट ही काम कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है, HCl काम कर रहा है। तुरंत क्या होने वाला है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हटेगा, पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि रिडक्शन की रिएक्शन है तो H भी रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि हाइड्रोजन भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। तो हाइड्रोजन किस तरीके से काम कर रहा है कि ऑक्सीजन को हटाएगा यहाँ से। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के निकलेगा तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। अब आप सोचिए कि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को साथ लेके जाता है तो 2 हाइड्रोजन की नीड होती है। अब इन वैलेंसीज को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो एक हाइड्रोजन इस वाली वैलेंसी पर, एक हाइड्रोजन इस वाली वैलेंसी पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ इन्वॉल्व हुए, टोटल कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रही, 4 की। तो रिएक्शन को कैसे लिखना है हमें, रिएक्शन को हमें लिखना है, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन में कराऊंगा कितने हाइड्रोजन के साथ, +4 नेसेंट हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं, क्योंकि फास्ट रिएक्टिविटी चाहिए होती है रिएक्शन को। और क्या निकले, क्या रखूँगा मैं यहाँ पे, जिंक अमलगम का पेयर विद HCl, स्लैश लगा करके आप HCl लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ये दोनों अगर R और H ग्रुप हैं तो ये वाला एक H हो जाएगा और ये वाला एक H हो जाएगा, यानी एक एल्केन आपके पास बनेगी। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, क्या बन गई, एल्केन बन गई। तो ये हाइड्रोकार्बन ही है। अगर मैं इन दोनों को R ग्रुप कनेक्ट करता हूँ तो भी ये क्या होगी, एक हाइड्रोकार्बन ही होगी, तो भी ये एक एल्केन ही होगी। तो ध्यान रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर के हमें देते हैं एल्केन। दूसरा इसमें आ जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। रिएक्शन ऑलमोस्ट एक जैसी सी हैं, लेकिन जो इसके कैटलिस्ट हैं वो अलग अलग हैं।
यहाँ पर जिंक अमलगम का पेयर यूज़ हो रहा था प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा हाइड्राजीन। यहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं, हाइड्राजीन का यूज़ करने वाले हैं। और हाइड्राजीन के साथ हमें H2 डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप इस हाइड्राजीन के साथ कुछ ऐसे रिएक्शन करेगा। अभी मैंने लास्ट बताया वीडियो में कि हाइड्राजीन को हमेशा ऐसे लिखना है, और ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर देता है। तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया वाटर का मॉलिक्यूल। जब वाटर बाहर हो गया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ NH2। अब इसको आपको डाल देना है एल्कोहलिक KOH में। जब आप इसको KOH में डालते हैं तुरंत यहाँ से नाइट्रोजन हो जाएगी बाहर। जैसे ही आप ये नाइट्रोजन गैस को बाहर करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन की एक एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन हमें मिल जाती है फ्रॉम द क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन को लेकर के। तो ऑक्सीडेशन को अगर मैं देखूँ एल्डिहाइड या कीटोन को, यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन किस बिहाफ पे चलता है, तो पहली चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन हम देखेंगे एल्डिहाइड्स का। तो ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि KMnO4, HNO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट एटसेट्रा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्सो ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट। लेकिन एल्डिहाइड साथ ही साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, एक टॉलेंस रिएजेंट और एक फेलिंग रिएजेंट है। ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड की 5 रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। KMnO4 डालेंगे, HNO3 डालेंगे, K2CR2O7 डालेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, फेलिंग रिएजेंट डालेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्लो रिएक्शन दिखाते हैं। शुरू वाले जो तीनों है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन में मिलने वाले प्रोडक्ट सेम ही है। जब हम RCHO का ऑक्सीडेशन कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, आप इन तीनों में से कुछ भी रखिए, प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आप टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इजीली, और हमें प्रोडक्ट देंगे रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट इसमें हम ले लेते हैं कीटोन्स को, कि कीटोन्स किस तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये मेरे पास एक कीटोन का फॉर्मूला मैंने ले लिया। जो कीटोन होते हैं वो विगोरस कंडीशंस के अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे दें। तो ध्यान रखना है कि कीटोन्स को रिएक्शन कराने के लिए हमें ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि कीटोन्स को रिएक्शन कराने के लिए हमें ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कराना पड़ेगा जो बहुत विगोरस कंडीशंस होती हैं। विगोरस कंडीशन मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन के फेवर में जाती हैं, जो रिएक्शन को फेवरेबल बनाती हैं। जैसे कि अगर हम अपने घरों में भी कोई भी चीज़ बना रहे हों किचन के अंदर, तो हमें एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि हमारा फूड मटेरियल जो है वो तेज़ी से बेक हो पाए। तो वही काम हमें यहाँ करना है कि रिएक्शन के लिए ऐसी कंडीशंस को क्रिएट कराना है जहाँ पे रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो पाए, जहाँ पे सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म काम कर जाए। तो ये केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही और एलिवेटेड टेम्परेचर पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं और कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं। अदरवाइज कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक कीटोन ले ली, ये ग्रेटर कीटोन मेरे पास है जिसमें ये CH3 CH2 ग्रुप है। यानी कि मैं इसको कंबाइनली अगर लिखूँ तो C2H5 लिख सकता हूँ, C2H5 C डबल बॉन्ड O देन C2H5। ये मेरे पास एक बिगर मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन मैंने लिया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन मैंने कराया। जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जब आप कीटोन का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यह हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। रीज़न, या तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे तो इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, या फिर इसका उल्टा करेंगे, बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे तो इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो उसी के रेस्पेक्टिव यहाँ पे हमें 2 टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, एक लार्जर नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो पेयर हमें मिल रहा है इसको हम बोलते हैं कि ये विगोरस कंडीशन के अंडर ही काम करेगा। ऑक्सीडेशन सिंपल है, ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं है। आप क्या काम करिए, यहाँ से बॉन्ड स्प्लिट कर दीजिए, इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है हमेशा। ऑक्सीडेशन में, कीटोन के ऑक्सीडेशन में हमेशा कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड आपको स्प्लिट करना है। जैसे आप ये स्प्लिट करते हो तो देखो RCH2 ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब विगोरस कंडीशन की बात कर रहे थे क्योंकि हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात कर रहे थे हम, तो जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। और ये वाला तो ग्रुप अगर मैं देखूँ RCH2 वाला जो ग्रुप था, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह जुड़ जाते हैं COOH, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन।
तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं इन केस ऑफ कीटोन्स, तो हमें दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, जिनमें से एक लार्जर नंबर ऑफ कार्बन वाला होता है और एक दूसरा लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला होता है। अब देखो जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है वो तब है जब कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड हमने तोड़ा। अब ये कार्बन 1 और कार्बन 2 कौन से वाले हो गए? ये वाले सिंपल, अगर मैं कह रहा हूँ सिंपल शुरू का मैंने यहाँ से तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, अगर आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो। और ये वाला प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड वाला, यानी कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड वाला बॉन्ड टूटता है। तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी कंडीशन के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड टूटेगा और कौन सी कंडीशन के अंदर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इसीलिए यहाँ पर एक मिक्स कंपाउंड बनता है, एक मिक्सचर हमें मिलता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर में या कार्बन के नंबर में ग्रेटर और लेसर होता है। अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट वाली, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये रिएक्शंस का यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो दोनों ही टेस्ट को पास करते हैं। पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट हो या फेलिंग रिएजेंट हो, यानी कि टॉलेंस टेस्ट हो या फेलिंग्स टेस्ट हो, दोनों ही टेस्ट को एल्डिहाइड्स पास आउट करते हैं। और दोनों जब पास आउट करेंगे तो दोनों के केस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। पहला फंडा आपको ध्यान ये रखना है, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड, फेलिंग्स रिएजेंट से भी रिएक्शन करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? टॉलेंस सॉल्यूशन नहीं होता, टॉलेंस रिएजेंट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन होता है। तो ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट, और ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज द फेलिंग सॉल्यूशन। आपने सिंपली क्या करना है, सिल्वर का अमोनिकल सॉल्यूशन बनाना है इन बेसिक मीडियम। यानी कि आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं Ag की रिएक्शन किसके साथ? NH4OH के साथ। जब आप सिल्वर की रिएक्शन NH4OH के साथ कराते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें से OH आयन अलग हो जाता है और सिल्वर अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक कैसा आयन बना लेता है? कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है। ये पूरा पेयर पार्टिसिपेशन देता है एल्डिहाइड के साथ। जैसे ही एल्डिहाइड के साथ सेपरेशन करेगा या रिएक्शन करेगा, ये सिल्वर यहाँ से ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाते हो जाता है सेपरेट। यहाँ से इसका मिलता है हमें ब्लैक पीपीटी। अमोनिया गैस हो जाती है लिबरेट। जो OH वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, और जो ये एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो टॉलेंस टेस्ट पास होगा तब जब फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर यहाँ से ब्लैक प्रेसिपिटेट बना के सेपरेट हो जाएगा, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से टॉलेंस रिएजेंट को पास करते हैं कौन? टॉलेंस टेस्ट को पास करते हैं कौन? एल्डिहाइड्स। अगर मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन कराता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? CuOH का ट्वाइस है। CuOH का मतलब आप ये कह सकते हैं कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन कहलाया। या फिर CuO नहीं, CuO। CuO इज नॉन एज द, आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, CuO जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी पूरे की जगह हम यहाँ खाली CuO लिख सकते हैं, लेकिन जब आप CuO लिखेंगे तो इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH लिखेंगे और Cu2O लिखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉपर आयन जो है 2 पॉजिटिव स्टेट वाला है और यहाँ पर जो कॉपर आयन है वो कैसी स्टेट वाला है? +1 स्टेट वाला है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट है जिसमें कॉपर आयन के साथ या फिर कॉपर CuO के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और हमें पेयर मिलता है Cu2O + H2O का। यहाँ पर रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा Cu2O का और यहाँ ब्लैक पीपीटी मिलेगा सिल्वर का। ये दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी हम इन दोनों टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास डिस्टिंग्विश करने के लिए ही एक हेलोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर आपको सेपरेशन चेक करना हो, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, तो आप ये हेलोफॉर्म टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हेलोफॉर्म टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन एंड द कंपाउंड्स विद CH3CO या फिर CH3CHOH यूनिट्स। जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास ये वाली यूनिट्स होती हैं तब उस केस में हम हेलोफॉर्म टेस्ट को फॉलो करते हैं। और हेलोफॉर्म टेस्ट को फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं जिनकी हमने अभी बात करी है और वो NaOX के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बना देते हैं, CHX3 बना देते हैं, CHX3, X यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो रेस्पेक्टिव कंपाउंड था वो कीटोन है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, केवल ये कीटोन्स को सेटिस्फाई कराते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म टेस्ट रिप्रेजेंटेड
फॉर दी सेपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ये केवल कीटोन्स को ही फॉलो करते हैं या कीटोन्स ही केवल इस टेस्ट को फॉलो करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को फॉलो नहीं करते। तो ये मैंने एल्डिहाइड का एक मैकेनिज्म लिया, कीटोन का, सॉरी, ये मेरे पास कीटोन का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर CH3CO ग्रुप है। देखो ये है CH3CO ग्रुप, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, रेस्पेक्टिव कितना भी बड़ा ये मॉलिक्यूल हो सकता है। इसके ऊपर आपको डालना है सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइपोहैलाइट बोल लो, क्योंकि X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ClBrI, अगर Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, I है तो आयोडाइड हो जाएगा। तो सोडियम हाइपोहैलाइट मैंने डाला। सोडियम हाइपोहैलाइट जैसे ही मैं डालता हूँ तुरंत ये CH3 ग्रुप हट जाता है यहाँ से, CH3 जो ग्रुप है वो X को लेकर के बाहर हो जाएगा, तो CH3X बन गया, पूरा का पूरा सेपरेट हम इसको बाहर करेंगे अलग। वो सारी की सारी चीज़ें बैलेंसिंग में हम निकालने वाले हैं कि जो CH है वो हेलोजन के 3 एटम को कंसीडर करता है, और जैसे ये CH3 हटेगा उसकी जगह आ जाएगा ONA ग्रुप, ये ONA ग्रुप यहाँ आकर के इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये तो बन गया सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। तो प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे, सोडियम एसीटेट हमें देखने के लिए मिल रहा है, और हेलो फॉर्म के लिए CHX3 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज कैसे कर दूं कि ये CH3CO ग्रुप तो सेम है, CH3CO ग्रुप तो सेम है, लेकिन इस R ग्रुप की जगह मैंने ये वाला R ग्रुप कनेक्ट किया जो कि एक एल्कीन है, अनसैचुरेटेड कीटोन मैंने लिया, उसके ऊपर मैंने NaOCl डाला। काम अभी भी वही करना है, CH3 ग्रुप हटाना है आपको और NaO लगाना है, तो आपका रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में जो सेपरेशन होगी वो CHX3 की होगी, CHCl3 की। आप यहाँ पे NaOBr लेंगे तो CHBr3 बनाएंगे, NaOI लेंगे तो CHI3 लेंगे, और जो NCERT में बुक में रिएक्शन दी गई है वो CHI3 के लिए दी गई है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में इसको स्पेसिफिक करते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, Br हो जाएगा तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगी, और Cl होगा तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे एक क्लोरोफॉर्म बनी हुई है, लेकिन रेस्पेक्टिवली हमने इसको कलेक्टिवली बोल दिया है हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से।